दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज बहुत सारे सवाल फिर खड़े हो गए हैं और कई मुद्दों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा बेरोजगारी है, क्या बेरोजगारी खत्म हो पाएगी। दूसरा मुद्दा महंगाई है, जिस पर विपक्ष पूरे चुनाव में हमलावर रहा है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने कभी जिक्र नहीं किया। दूसरे मुद्दे, क्या मोदी सरकार अब की बार स्थिर सरकार दे पाएगी। अगला मुद्दा, क्या जिस विकास की उम्मीद से भारत की जनता ने वोट किया है, बदलाव की नीयत से वोट किया है, क्या वो विकास हो पाएगा, क्या विकास पर ये सरकार खरी उतरेगी। एक अहम और खास मुद्दा ये है कि मीडिया की लोकतंत्र में क्या हिस्सेदारी और क्या जिम्मेदारी है। महंगाई की बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों में महंगाई जहां बेकाबू हुई है, वहीं उसे रोकने के कोई खास इकदाम या इंतजाम नहीं किए गए। डीजल लगभग 100 के आसपास है, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जा चुका था, बाद में कुछ कम हुआ। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर के हालात ये हैं कि जो 450 हुआ करता था, वो बीजेपी सरकार के आते ही 1000 का पार कर चुका था और अब आकर कहीं 850 पर रुका हुआ है। महंगाई दालों से लेकर चावल, जीवन रक्षक दवाइयाँ, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, घर में जितनी भी रसोई के अंदर चीज़ें होती हैं, वो सब के सब बेकाबू हैं, काबू से बाहर है। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। महंगाई का असर खास तौर से 2 तरह के तबके के लोगों पर होता है, मिडिल क्लास पर और लोअर क्लास पर। इस पे ही महंगाई का असर ज़्यादा होता है। पैसे वाले लोग, व्यापारी लोग, इंडस्ट्री वाले लोग, अमीर लोग, इन पे महंगाई का असर कहाँ होता है। महंगाई का असर मजदूर पर होता है, किसान पर होता है और मिडिल क्लास के इंसान पर होता है, जहाँ अपनी गुजर बसर वो 400-500 रुपये में कर पाता है बमुश्किल, लेकिन गुजर बसर अपना रसोई तो चला लेता है। स्थिति ये होती है कि घर में किसी को गंभीर बीमारी हो जाए, ऑपरेशन की नौबत आ जाए, तो उसे कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज जब ले लेता है, 1-2 लाख रुपए का, बैंक से ले ले या किसी साहूकार से ले ले, तो उस कर्ज को वो उतार नहीं पाता है। कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है, ब्याज का बोझ बढ़ता रहता है। इसके नतीजा ये होता है कि उसे या तो अपना घर बेचना पड़ता है या उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। बेरोजगारी पर अगर बात करें तो बेरोजगारी की स्थिति यह है कि आज जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, इंजीनियरिंग की डिग्री की है, बीएड किया है, बीटीसी की है या इससे अबव कुछ किया, आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। देखा तो ये भी गया है कि बार बार पेपर लीक होने से बच्चों का जो रोजगार मांग रहे हैं, मनोबल टूट गया। मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर बहुत से ऐसे लड़कों से बात की है जो पिछले 4 सालों से लगातार फॉर्म भर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन वो कोशिश करके पेपर तो दे आते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं उनका नंबर आता नहीं है, भर्ती रद्द हो जाती है। स्थिति ये है कि रोजगार कहीं दिखाई नहीं देता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आदमी तरसता है। अब नई सरकार, मोदी सरकार फिर से शपथ ले रही है। मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तीसरी बार। मोदी जी अगर शपथ ले लेते हैं तीसरी बार, तो ये चौथे नेता होंगे देश के, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अलग विषय है। बात बेरोजगारी इतना बुरा दंश है, जिस घर में ये दंश लग जाता है, ये दीमक बेरोजगारी की जहाँ लग जाती है, वहाँ पनपना बहुत मुश्किल होता है। कई परिवार ऐसे हैं जो मेरे सामने उनके चर्चे आए हैं, उनके जिक्र आए, वो गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। आयुष्मान कार्डों की स्थिति ये है कि अब वो 24 घंटे में एक्टिव होते हैं। अगर किसी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान को लगाया जाता है तो पता ये चलता है कि वो 24 घंटे के बाद एक्टिव होगा। इतने वो प्राइवेट अस्पताल लाखों रुपए उससे लूट लेते हैं। लाखों रुपए अगर वो नहीं दे पाता, साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। कई घटनाएं ऐसी हमारे भी सामने आई। विकास के मामले में भारत आज दुनिया के किन देशों की कतार में खड़ा है, ये छुपा नहीं। भारत हंगरी इंडेक्स किस नंबर पर खड़ा है, ये किसी से छुपा नहीं। भारत पोल्यूशन और गंदगी के मामले में कहाँ खड़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है। बात विकास की जब, तो स्थिर सरकार यहाँ जब आए तब विकास की बात होगी। पिछले कुछ सालों में कितना विकास हुआ, ये एक तरफा बात न करते हुए ये खुली आंखों से सबको देखना चाहिए कितना विकास हुआ है। जहाँ भारत एक ज़माने में सोने की चिड़िया होता था, आज भारत सिर्फ इस बदनामी से जूझ रहा है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होती है, वहाँ मॉब लिंचिंग होती है। इन बातों को लेकर भारत आज पूरी दुनिया में उजागर, सोने की चिड़िया वाला देश। स्थिति यह है कि आज जीडीपी गिरते माइनस से नीचे भी चली गई थी। अब स्थिति कुछ सुधरी है, लेकिन इतनी नहीं कि उसका जिक्र
किसी अच्छे विकासशील देश में किया जाता। जहाँ मीडिया की बात है तो मीडिया में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी कितनी बनती है ये तमाम पत्रकार जानते हैं। हालांकि भारत में अब पत्रकारों के दो धड़े हैं। एक धड़ा वो जो सिर्फ एक तरफा बात करता है, दूसरा धड़ा वो है जो स्थिति को देखकर बात करते हैं, सरकार की कमियों को निकालते हैं। मीडिया का काम ये है, मीडिया सरकार से सवाल करती है। कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है, मीडिया उसे याद दिलाता है और उन कमियों को उजागर करता है। जहाँ जिसकी आवाज़ दबाई जाती है, मीडिया उसे उजागर करता है। मीडिया उन कमियों को सामने लाता है सरकार के, और सरकार उस पर काम करती है। मीडिया के यूँ तो बहुत से काम हैं, लेकिन चंद मुख्य काम हैं। पिछले कुछ सालों में मीडिया के ऊपर जैसा प्रहार हुआ, उन पर मुकदमे किए गए, उन्हें धमकाया गया, उन्हें बंद किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। मीडिया में कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जिन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ लगातार बोलते हुए सरकार को लगातार आईना दिखाया, जिनमें अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, अभिषेक शर्मा है, और कई यूट्यूबर ऐसे हैं, नेहा राठौर, ध्रुव राठी, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने सरकार के ऐसे दौर में जब सरकार मनमानी कर रही थी, सरकार को लगातार चेताया, सरकार की लगातार कमियां सरकार को गिनाई, और उन्होंने देश के लोगों को हकीकत से रूबरू किया, देश के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, और देश के लोगों को जागरूक करते रहे। आज स्थिति बदल गई है। आज जब किसी को बहुमत नहीं, तब वो एक हीरो के रूप में देखे जा रहे हैं। आज उन्हें सराहा जा रहा है, आज उन्हें सलाम किया जा रहा है। देश तरक्की चाहता है, देश विकास चाहता है, देश झगड़े नहीं चाहता, देश नहीं चाहता कि मेरे देश की बदनामी कहीं हो। इस प्यार को, इस भाईचारे को, इस सौहार्द को देखने के लिए दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। इस भाईचारे और प्यार को सलाम करता है न्यूज़ दर्पण। जय हिंद, जय भारत।